हेलो, मेरा नाम प्रांजल और आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ फर्दर लेक्चर की, जो कि ब्रश शिफ्ट 2। यानी कि पुराने लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था बेसिकली कि हम लोगों ने जो लास्ट लेक्चर जहाँ पे छोड़ा था कि हम लोग को कम्यूटेशन की जो प्रॉब्लम हो रही थी उसको सॉल्व करने के 3 तरीके बताए गए थे। एक था आपका ब्रश शिफ्टिंग, दूसरा था इंटरपोल और तीसरा था कंपनसेशन बाइंडिंग। ब्रश शिफ्टिंग मैंने पुराने लेक्चर में जस्ट इससे प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। उसमें हमने देखा था कि इस तरीके से अगर हम लोग ब्रश एक्सिस को एमएनए एक्सिस के साथ शिफ्ट नहीं करते हैं, तो इन दैट केस वहाँ पे क्या हो रहा था कि ये वाला जो केस था, यानी कि एक पर्टिकुलर केस जिसमें कंडक्टर के अंदर जो एक पर्टिकुलर कॉइल के अंदर जो करंट है और जो वोल्टेज है वो दोनों क्या हो रहे थे, एक दूसरे को अपोज करने लग रहे थे। ठीक, और नीचे वाले में भी सेम ऐसा हो रहा था। तो ऐसे केस में क्या हुआ था कि वहाँ पे स्पार्किंग हो रही थी और डिले कम्यूटेशन हो रहा था। ठीक, इसको इम्प्रूव करने का जो सॉल्यूशन था उसमें हमने क्या करा, ब्रश को शिफ्ट कर दिया। मैंने ब्रश को एमएनए एक्सिस के अलोंग शिफ्ट कर दिया था, यानी कि एमएनए और ब्रश एक्सिस दोनों को एक साथ एक ही एक्सिस पे ले आए थे। और वहाँ पे हमने क्या देखा था कि जो स्पार्किंग का कॉन्सेप्ट था वो खत्म हो गया था। सारे के सारे कॉइल या कंडक्टर में जनरेटेड यानी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ और उसके अंदर फ्लो होने वाला करंट जो है, यानी कि आईए और ईजी, ये दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए थे। ठीक है, नीचे भी और ऊपर भी। तो यहाँ पे क्या हुआ था, जो डिले का कॉन्सेप्ट था यानी कि जो स्पार्किंग हो रही थी डिफरेंस होने के कारण, वो सॉल्व हो गई थी। कंप्यूटेशन प्रोसेस जो था वो इम्प्रूव हो गया था। पर लास्ट मैंने आपको छोड़ा था कि एक प्रॉब्लम आ गई थी इस प्रोसेस में, यानी कि अगर मैं कंप्यूटेशन को इम्प्रूव करता हूँ ब्रश एक्सिस को मूव करा के, तो वहाँ पे एक नई प्रॉब्लम आ गई थी। और वो प्रॉब्लम क्या थी कि अब क्या हो रहा था ऐसे केस में, पहले जहाँ पे यानी कि प्रीवियस केस में सारे के सारे कंडक्टर्स लेफ्ट साइड वाले और राइट साइड वाले मोटर के सब मिल के आर्मेचर रिएक्शन में जो इफेक्ट था वो था क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट को केवल जन्म दे रहे थे। ठीक है, तो प्रीवियस केस में यानी अगर ब्रश एक्सिस को मैं अपने सेंटर पे रखता हूँ तो वहाँ पे क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट हो रहा था। क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट की खासियत ये थी कि उसके कारण कोई भी तरीके का जो क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट था वो ज़्यादा हमारी दिक्कत की बात नहीं थी। कंप्यूटेशन में भले ही प्रॉब्लम हो रही थी और उसके कारण कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी। ठीक है, अच्छा, डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट अगर बात की जाए इस केस में, जब ब्रश एक्सिस पे ही ब्रश रखे थे तो हमने देखा था जो डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट था वो बेसिकली सैचुरेशन ऑफ कोर के कारण, यानी पोल शो में जो मैंने कोर फेरोमैग्नेटिक मेटल यूज़ की है, तो क्रॉस के कारण फ्लक्स ऊपर शिफ्ट हो रहा था और वहाँ पे पोल शो सैचुरेट हो जा रहा था। ठीक, ये इसकी वजह से डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट हो रहा था। लेकिन क्या हुआ, जब मैं ब्रश एक्सिस को शिफ्ट कर देता हूँ एमएनए एक्सिस के अलाउंग, ऐसे केस में जो जितने भी कंडक्टर जो पहले केवल क्रॉस मैग्नेटाइजेशन में ही पार्टिसिपेट कर रहे थे, अब उनमें से वो एक गुट बन जाएंगे, ग्रुप बन जाएंगे। ठीक है, जिसमें ऊपर और नीचे वाले जो ग्रुप हैं, ये मैंने बताया था, ये दोनों डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट प्रोड्यूस करने लगेंगे और जो साइड वाले यानी कि लेफ्ट एंड राइट वाले जो कंडक्टर्स का जो ग्रुप है वो क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। तो इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ, इसका कॉन्सिक्वेंस ये हुआ कि जो नेट फ्लक्स था वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएगा। ठीक, अर्लियर केस में क्रॉस मैग्नेटाइजेशन के कारण जो सैचुरेशन हो रहा था पोल शो में, केवल उसी वजह से डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा था। लेकिन जब मैं ब्रश को शिफ्ट कर देता हूँ तो इन दैट केस जो डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट है वो पहले से ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक, तो ज़्यादा इंक्रीज क्यों हो जाएगा ये मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को बता दिया था। अब बात करते हैं इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर हम लोग पता लगाएंगे कितने क्रॉस मैग्नेटाइजेशन एम्पीयर टर्न्स हैं और डीमैग्नेटाइजिंग एम्पीयर टर्न्स हैं। एम्पीयर टर्न्स का क्या, ये स्टैंडर्ड टर्म यूज़ करी जाती है कि मतलब कितने, अगर मोटी मोटी बात करूं तो कितने कंडक्टर्स ऐसे हैं जो डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं पर पोल, और कितने ऐसे कंडक्टर्स हैं या कॉइल है जो क्या कर रही है, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट कर रहे हैं पर पोल। ठीक है, तीसरी बात जो हम लोग करेंगे कि अब हम लोग ये सब कैलकुलेट करेंगे मैथमेटिकली और निकालेंगे कि फाइनली हम क्या कह सकते हैं कि ब्रश शिफ्ट से क्या इफेक्ट पड़ा। ठीक है, दोनों के ऊपर। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? चलिए शुरू करते हैं जल्दी से। तो सबसे पहले अगर बात की जाए, जो मैंने आप लोगों को पुराना बताया था, ठीक है, उसी को केस को देखते हैं। यानी कि ये मेरे पास एक मोटर है। ठीक, इस मोटर के केस में मैंने क्या करा हुआ है, यहाँ पे ये रोटर्स हैं, रोटर कंडक्टर्स लगे हुए हैं और ये जो सेंटर एक्सिस है वो है आपकी जीएनए की एक्सिस है। ठीक है, आई होप चीज समझ में आ रही होगी। आगे चलते हैं। ठीक, तो अब देखो, अब क्या करा, ये मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एमएनए जो है वो कुछ शिफ्ट हो गई है, कुछ ये है मेरी जीएनए है, ये जीएनए है। ठीक है, और एमएनए जो है वो शिफ्ट हो चुकी है इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। ये मान के चलते हैं जनरेटर है। कंडीशन समझ लो, पहली कंडीशन, ये जनरेटर ले रहा हूँ मैं, जनरेटर। ठीक है, जनरेटर ले रहा हूँ और उसकी डायरेक्शन क्या ले रहा हूँ, एंड सॉरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले रहा हूँ रोटेशन की, यानी कि डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ये हो गई एन। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। तो मैंने बताया था जब इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, नेक्स्ट चीज़ ये हो गई एमएनए। एमएनए मेरी शिफ्ट हो चुकी है जीएनए से। ठीक है, और यही जो है यहाँ पर ही हमने क्या करा है, ब्रशेस प्लेस कर दिए हैं, ब्रश प्लेस कर दिए। ठीक है, ये ब्रश प्लेस कर दे रहा हूँ यहाँ पे, ये ब्रश प्लेस करा है। तो यही तुम्हारी एक्सिस क्या हो गई, ब्रश एक्सिस भी ये हो गई।
ठीक, ब्रश एक्सिस मार्क कर दी मैंने। ठीक, तो एक ब्रश यहाँ प्लेस करा है, एक ब्रश यहाँ प्लेस करा है। और हम जानते हैं कि जब ब्रशेस जहाँ से होते हैं उसके लेफ्ट साइड और राइट साइड से करंट की पोलैरिटी डिसाइड होती है। तो और एमएनए जो होती है वो वोल्टेज पोलैरिटी डिसाइड करती है, ये भी मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ। तो इसकी वजह से यहाँ पे जो पोलैरिटी आ जाएगी वो क्रॉस आ जाएगी करंट की, ठीक है, इस पूरे सारे के सारे कॉइल्स एंड कंडक्टर्स में, और यहाँ पे डॉट आ जाएंगे, ठीक है, ये डॉट आ गए। अब देखो ध्यान से देखने वाली बात क्या है, अगर मैं बात करता हूँ इस पर्टिकुलर एरिया की, यानी कि ये वाला, ठीक है, तो ये जो पूरे पूरे कंडक्टर्स हैं, यानी कि ऊपर वाले जो कंडक्टर्स हैं, वो सारे के सारे हमारे क्या करेंगे, डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट में पार्टिसिपेट करेंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर ये एंगल यहाँ से यहाँ तक का थीटा ले लूँ, तो सिमिलरली इधर भी थीटा एंगल के जो कंडक्टर्स हैं वो डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे। देख सकते हो, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, यहाँ पे भी देख सकते हो जो क्रॉस है, ठीक है, वो कुछ इस तरीके की फील्ड बनाएगा, ठीक। और अगर मैक्सवेल्स का राइट हैंड रूल लगाओगे तो डायरेक्शन ये निकल के आएगी, और डॉट की भी डायरेक्शन इस तरीके से निकल के आएगी। तो ये नेट जो आर्मेचर का फ्लक्स है, फाई आर्मेचर, वो ये हो गया, यानी कि अपोजिट हो गया, क्योंकि फील्ड फ्लक्स मैंने क्या लिया हुआ है, फाई एफ ये लिया हुआ है, तो फील्ड फ्लक्स के अपोजिट है, यही डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक। तो ये वाले कंडक्टर भी डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे, प्लस नीचे वाले भी। तो जब ये थीटा है तो अगेन सेम एंगल, ये कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक का थीटा हो गया, ठीक है, और ये भी थीटा हो गया, बहुत ध्यान से समझना। तो ये यानी कि अगर कहा जाए तो इस पूरे 360 में, यानी कि पूरे 360 के अंदर, पूरे 360 जो अगर रोटर मान लेता हूँ 360 में कंडक्टर्स डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, तो 1 2 3 4 4 थीटा के जितने भी कंडक्टर्स होंगे, 4 थीटा 360 में से 4 थीटा के जितने भी कंडक्टर्स होंगे वो क्या करेंगे, आपके डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे। ये सब क्या करेंगे, ये प्रोड्यूस करेंगे डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट, ठीक है। तो अब हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं, कैलकुलेट क्या करना चाह रहे हैं हम लोग, हम निकालना चाह रहे हैं डीमैग्नेटाइजिंग एम्पेयर टर्न्स पर पोल, यानी कि हर पोल के अंदर कितने ऐसे, देखो भाई कंडक्टर जो होते हैं वही कॉइल बनाए होते हैं, उनकी कॉइल उनसे बनती है, तो हम लोग यहाँ निकाल रहे हैं डीमैग्नेटाइजिंग एम्पेयर टर्न्स, ठीक है। तो कितने ऐसे टर्न्स हैं जो एम्पेयर टर्न्स, यानी कि एम्पेयर मतलब उनके अंदर करंट को भी मैं इंक्लूड कर रहा हूँ, तो कितने ऐसे करंट करिंग टर्न्स होंगे कॉइल के पर पोल के अंदर जो डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे। आई होप समझ में आ गया होगा इस मतलब इस टर्म का मीनिंग क्या है, ठीक है, क्लियर हो रहा है। दोबारा बता देता हूँ कि कितने ऐसे करंट कैरिंग टर्न्स हैं, करंट कैरिंग कॉइल के टर्न्स हैं पर पोल, यानी कि हर पोल के अंदर जो डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो मैंने ये क्या देखा, मैंने देखा कि 4 थीटा बाई 360, ठीक है, यानी कि 360 में से 4 थीटा के जो एम्पेयर टर्न्स होंगे, 4 थीटा के जो एम्पेयर टर्न्स पर पोल, ये क्या कर रहे हैं, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, तुम्हारा डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्लियर हो रहा है। अब देखो जल्दी से प्लेस कर देते हैं, ठीक। तो 4 थीटा ये सेम रहेगा, 4 थीटा डिवाइड बाई 360 रहेगा, ठीक। अब एम्पेयर टर्न्स की बात कर लें तो एक टर्न अगर मान लेते हैं फॉर एग्जांपल पूरे के पूरे जो करंट है, ठीक, अगर इसको समझते हैं ध्यान से, अगर बात कर ली जाए, इसको ध्यान से देखना कि अगर ये जो है वो क्या है, आर्मेचर करंट है, अगर आइए तुम्हारा आर्मेचर करंट है, ठीक है, आर्मेचर करंट, ठीक। तो एक पर्टिकुलर कॉइल के अंदर कितना फ्लो करेगा, कॉइल के अंदर जो करंट फ्लो करेगा कॉइल के अंदर वो कितना करेगा, आई डिवाइड बाई ए, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। सीधी सी बात है, मैंने बता रखा था अगर 2 पैरेलल पाथ हैं, ठीक है, 2 पैरेलल पाथ हैं तो टोटल करंट अगर आई आ रहा है तो आई 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, आई ए बाई 2 हो गया, ठीक है। अगर 4 पैरेलल पाथ हैं, ये मैं पुराने कॉन्सेप्ट में बता चुका हूँ, पहले भी समझा चुका हूँ, ठीक है, एक बार और बता दे रहा हूँ। तो आइए 1 2 3 4, तो यानी कि किसी भी पर्टिकुलर कॉइल के अंदर कितना करंट फ्लो करेगा वो डिपेंड करेगा टोटल करंट जो आ रहा है डिवाइड बाई नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, ठीक है। तो एम्पेयर टर्न्स में एम्पेयर कितना हो जाएगा एक कॉइल के अंदर, तो करंट टोटल करंट कितना है भाई, आई ए, ठीक है, और नंबर ऑफ पैरेलल पाथ ए हो गया, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ है यहाँ पे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं टर्न्स की, तो अगर बात करें टर्न्स की बात कर लें, यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो गई होगी जो मैंने बताया, ठीक, यानी कि हमारे पास एम्पेयर टर्न्स पर पोल निकालने हैं मुझे, ठीक। तो आइए हमारे पास क्लियर हो गया, नंबर ऑफ जितने पैरेलल पाथ होंगे उसके हिसाब से आपका करंट पर कॉइल निकल के आ जाएगा, ठीक। अब हमें कैलकुलेट करना है कि कॉइल्स कितनी होंगी पर पोल के अंदर, ठीक। तो इसके लिए देख लो मेरे पास अगर टोटल कंडक्टर्स कितने हैं, टोटल कंडक्टर अगर Z है तो मैं जानता हूँ Z जो कंडक्टर्स हैं, और सिंगल टर्न की बात कर रहा हूँ, अगर मैं सिंगल टर्न की बात करता हूँ तो नंबर ऑफ कॉइल कितनी निकल के आएंगी, कॉइल निकल के आ जाएंगे आपकी टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स डिवाइड बाई 2, ठीक, क्योंकि एक कॉइल जो होती है कुछ इस तरीके की बनती है, ये हो गई सिंगल कॉइल, ठीक है, सिंगल कॉइल सिंगल टर्न, और कंडक्टर कितने इन्वॉल्व हैं, 2 कंडक्टर्स इन्वॉल्व हैं, ठीक। तो अगर बात करिए टोटल हमारे पास Z कंडक्टर्स हैं, ठीक, तो Z में से कितने कंडक्टर्स हो जाएंगे, Z बाई 2 की कॉइल नंबर बन जाएगी, यानी कि अगर 18 कंडक्टर है तो 9 कॉइल बनेगी उसी तरीके से, ठीक। तो Z बाई 2 आ गया। तो अब मेरे पास क्या आ गया है, एम्पेयर टर्न्स आ गए, ठीक,
IA/A यानी नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, ठीक, क्लियर हो गया, इनटू टर्न्स के लिए मैं क्या लगा दूं, नंबर ऑफ जो कॉइल कितनी है जिसमें ये करंट फ्लो करेगा, तो Z/2 इतनी नंबर ऑफ कॉइल्स के अंदर इतना करंट फ्लो कर रहा होगा, इनटू, ठीक, इनटू नंबर ऑफ पर पोल। अब देखो पर पोल दिया यानी कि 1/P, क्लियर हो रहा है यहाँ पे, ये चीज समझ में आ गई होगी। तो इसमें करा क्या गया है, अगर बात करी जाए, इसको मैं एक तरीके से और आपको समझा देता हूँ, ठीक। मेरे पास अगर इस पूरी मोटर के अंदर कॉइलिंग की गई है, ठीक है, कॉइल की गई है और उसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है IA, ठीक। तो अगर एक कॉइल की बात करी जाए उसके अंदर, तो नंबर ऑफ कॉइल्स में कॉइल के अंदर करंट कितना फ्लो कर रहा होगा, IA/ नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, ठीक। और टोटल कॉइल कितनी होंगी, Z/2, ठीक। पर पोल के अंदर कितनी होंगी, 1/P, इतने 360 में ये निकल के आई। अब इनमें से यानी कि पूरे 360 का ये पूरा ब्योरा निकल के आया उसके अंदर, यानी कि अगर बात की जाए फुल मशीन की, तो उसके अंदर कितनी कॉइल्स हैं, तो उसके अंदर एम्पेयर टर्न्स कॉइल कितना हो जाएगा, एम्पेयर टर्न्स पर पोल, तो एम्पेयर टर्न्स पर पोल हो जाएगा IA/A इंटू Z/2 इंटू 1/P। ये हो गई पूरी मशीन की बात। अब मैं बात कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर एरिया की, यानी कि ऐसे कंडक्टर जो डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, और वो कितने हैं, तो 360 में से 4 थीटा यानी कि 4 थीटा के जो कंडक्टर्स हैं वो डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक। तो यानी कि यहाँ से इसीलिए मैंने यहाँ पे 4 थीटा बाई 360 से इस पूरे टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक। तो ये वाला जो पैरामीटर यानी कि इनकी बात करिए तो ये है फुल मशीन की, यानी कि 360 डिग्री, ठीक। और या कह सकता हूँ पूरे मशीन की, फुल मशीन, यानी पूरे मशीन के एम्पेयर टर्न्स पर पोल निकाले जाएं तो वो ये निकल के आ जाएंगे नेट, ठीक। अब मैं बात कर रहा हूँ 4 थीटा बाई 360 के, तो इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। ये हो गया डीमैग्नेटाइजिंग एम्पेयर टर्न्स। अच्छा, इसे और सॉल्व कर देते हैं, डीमैग्नेटाइजिंग एम्पेयर टर्न्स कितना निकल के आया, तो इसको कह सकता हूँ मैं ATD, डीमैग्नेटाइजिंग एम्पेयर टर्न्स कितने निकल के आया पर पोल, तो उसका आंसर हो जाएगा 4 थीटा डिवाइड बाई 360, ये भी मैंने निकाला था, इंटू IA डिवाइड बाई नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इंटू टोटल कॉइल्स कितनी है Z/2 इंटू पर पोल 1/P हो गया, ठीक। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा तुम्हारा थीटा डिवाइड बाई 180 डिग्री, ठीक। 4 थीटा 2 थीटा से ये जाएगा एंड देन दिस वन इज द 180 डिग्री इंटू IA Z/A इंटू P, ये आ गया तुम्हारा एम्पेयर टर्न्स डीमैग्नेटाइजिंग, ठीक। ये क्लियर हो रहा होगा, आई होप ये चीज़ एकदम क्लियर हो गई होगी कि कितने ऐसे कंडक्टर्स हैं, यानी कितने ऐसे एम्पेयर टर्न्स हैं जो डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट क्रिएट करेंगे पूरी मशीन के अंदर, ठीक। तो वो मैंने यहाँ से सॉल्व कर लिया, क्लियर हो गया यहाँ पे। अच्छा, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना, ये जो थीटा है ये थीटा इलेक्ट्रिकल लिया हुआ है, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, थीटा इलेक्ट्रिकल की यहाँ पे बात कर रहे हैं, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था कि मशीन के अंदर हम लोग जो इलेक्ट्रिकल एंगल यूज़ करते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ पोल्स के हिसाब से एंगल वेरी कर जाता है, मैकेनिकल एंगल जबकि इलेक्ट्रिकल एंगल, जबकि मैकेनिकल एंगल फिक्स रहते हैं। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल लेंगे, क्योंकि हमारी सारी कैलकुलेशन इलेक्ट्रिकल में हो रही है, ठीक। आगे चलते हैं, अगर बात की जाए अब नेक्स्ट मैं बात करता हूँ क्रॉस मैग्नेटाइजिंग एम्पेयर टर्न्स पर पोल की, ठीक है, ये निकालते हैं। तो देखो सिंपल है, मेरे पास टोटल अगर बात की जाए, ठीक, तो टोटल हमारे पास कितने कंडक्टर्स थे, यानी कि अगर 360 की बात की जाए, पूरे 360 डिग्री की, ठीक। तो अगर 360 की बात की जाए इस तरीके से, यानी कि ये डायग्राम देख लेते हैं, तो 360 में से अगर ये पूरा का पूरा 360 थे, इनमें से अगर मैं इस 4 थीटा वालों को माइनस कर दूं तो मेरे पास आउटपुट निकल के आ जाए क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं अगर बात की जाए, तो देखो क्या होगा, फुल एम्पेयर टर्न्स पर पोल में से माइनस अगर कर देता हूं डीमैग्नेटाइजिंग एम्पेयर टर्न्स पर पोल, अगर मैं पूरी मशीन के एम्पेयर टर्न्स पर पोल में से डीमैग्नेटाइजिंग वाले जो एम्पेयर टर्न्स पर पोल है अगर इन्हें माइनस कर दूंगा तो मेरे पास आंसर निकल के आ जाएगा, उतने ही तो क्रॉस बचाएंगे, ठीक। क्योंकि देखो फुल थे, उसमें से 4 थीटा वाले डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट क्रिएट कर रहे थे, हमने उन्हें माइनस कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास जो बचा वो आउटपुट निकल के आ जाएगा। तो वो कैसे निकालेंगे, सिंपल सा है, इसी को देख लेते हैं। तो पूरे कितने थे, यानी कि अगर बात की जाए तो 360 डिग्री में से 4 थीटा वाले माइनस कर दो डिवाइड बाई 360 डिग्री, सिंपल सी चीज़ है, ठीक। क्यों, इसको यहाँ से देख सकते हो, दोबारा से इसको देख लो, पूरी 360 में से 4 थीटा वाले हटा दो, यानी कि अगर मैं 360 में से ये पूरा का पूरा कितना है 360 है, इसमें से माइनस कर देता हूँ इनको और इनको, तो यानी कितने हुए 4 थीटा को माइनस कर देता हूँ, तो बचा हुआ जितना भी एंगल होगा वो सारे क्रॉस मैग्नेटाइजिंग कर रहे होंगे, ठीक। तो ये पूरा आ गया निकल के, ठीक है, 360 माइनस 4 थीटा अपॉन में 360, और यहाँ पे वही सेम एम्पेयर टर्न्स कितना हो जाएगा, तो आर्मेचर करंट डिवाइड बाई नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इनटू टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर इनटू पर पोल 1/P। सिंपल है, इसको सॉल्व कर सकते हो। एक तरीका तो ये हो गया इसको सॉल्व करने का, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका तुम्हारे पास क्या है वो भी देख लो। दूसरा सिंपल सा क्या है कि जो एम्पेयर टर्न्स
क्रॉस मैग्नेटाइजिंग होंगे वो एम्पेयर टर्न्स टोटल माइनस एम्पेयर टर्न्स डीमैग्नेटाइजिंग, ये भी कर सकते हो। ठीक है, तो टोटल मैंने बताया था कितना होगा, आई ए डिवाइड बाई ए नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इंटू, ठीक, इंटू जेड बाई टी, कॉइल्स आगे निकल के, इंटू पर पोल। ठीक है, वन माइनस माइनस कर दो, कितना निकल के आया था भाई, यहाँ पे आ जाओ, थीटा डिवाइड बाई 180 डिग्री आया था, तो ये लिख दो यहाँ पे। ठीक, थीटा डिवाइड बाई 180 डिग्री, क्लियर हो रहा है ये, इंटू आई ए डिवाइड बाई ए इंटू जेड, ठीक है, सॉरी जेड इंटू पी, यहाँ पे पी आ जाएगा, ये हो गया पी, क्लियर हो, देखो ये निकल के आया था, थीटा आई ए जेड बाई ए पी, थीटा आई ए जेड बाई ए पी। ठीक, तो इसमें से अगर माइनस कर दोगे, ठीक, इसको जब माइनस कर दोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, सिंपल से जो आपका कंक्लूजन निकल के आएगा, तो 1 माइनस थीटा डिवाइड बाई 180, ठीक, ये आ गया निकल के, और इंटू इससे किससे करेंगे हम लोग, सेम, ठीक है, आई ए डिवाइड बाई ए, ठीक, इंटू जेड बाई पी, यहाँ पे जेड बाई पी आ जाएगा। ठीक, अब ये देखो 2 बचा हुआ है, ठीक है, इसको भी लगा देते हैं, 2 को भी ठिकाने लगाते हैं। ठीक है, तो अगर 2 को कैसे लगाएंगे, सिंपल सी चीज़ है, ऊपर नीचे क्या करो, मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करो एंड यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक, तो अब क्या होगा, अब देखो मेरे पास 2 थीटा, ठीक, यहाँ पे 2 थीटा हो गया, और यहाँ पे देखो ये जो क्या था, ये 2 था, याद रखना जेड नहीं, ये 2 है। ठीक, तो अब देखो नीचे का डिनोमिनेटर सेम हो गया। ठीक, तो 180 मैंने क्या करा, कॉमन ले लिया। ठीक, और इसको ये आ गया 180 माइनस, ठीक, ये सॉल्व हो गया, यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 2 थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा 2, क्लियर हो रहा है। ठीक, करके देख सकते हो, सिंपल सा है यहाँ पे। ठीक है, मैं 2 को मिस कर गया था, तो आई ए जेड डिवाइड बाई ए टू पी लिखा हुआ है, और जब माइनस करोगे इस पूरे को, ठीक, तो 2 कॉमन ले लो, ऊपर नीचे दोनों से मल्टीप्लाई कर लो, नेट इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा। तो 2 को जब कॉमन ले लेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा आपका, 2 आ गया, ठीक, और ऊपर क्या आ गया, 1 माइनस 2 थीटा डिवाइड बाई 180 डिग्री। ठीक, इसको सॉल्व करके देख सकते हो। ठीक है, बहुत सिंपल सा है, इसमें कोई ज़्यादा मैथ्स बहुत ज़्यादा है नहीं, इसको आप सॉल्व करके देख सकते हो, यही आउटपुट निकल के आएगा। ठीक है, तो यानी कि जल्दी से मैं जो नेट फॉर्मूला निकल के आया उसको लिख लेता हूँ। तो एम्पेयर टर्न्स, अगर डीमैग्नेटाइजिंग की बात की जाए, एम्पेयर टर्न्स डीमैग्नेटाइजिंग, तो वो कितने निकल के आया मेरे पास, वो आया आपके पास थीटा डिवाइड बाई 180 डिग्री, ठीक है, इंटू आई ए डिवाइड बाई ए इंटू जेड डिवाइड बाई पी, क्लियर हो रहा है यहाँ पे। और अगर बात की जाए एम्पेयर टर्न्स क्रॉस मैग्नेटाइजिंग की, तो वो तुम्हारे निकल के आया 1 माइनस 2 थीटा डिवाइड बाई 180 डिग्री, ठीक है, इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई ए इंटू जेड डिवाइड बाई 2 AP, क्लियर हो रहा है ये चीज़ समझ में आ गई होगी, सिंपल सी चीज़ है। अच्छा, कुछ बुक्स में क्या दे रखा होता है, कैंसिल आउट नहीं किया होता है, 180 इधर चला जाएगा, 180 माइनस 2 थीटा करके भी दे रखा होता है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग दे रखा है। लेकिन अगर आप कोई भी डेरिवेशन को पूरा सॉल्व करोगे तो यही 2 वैल्यू निकल के आएंगी, याद रखना। हो सकता है कहीं पे 360 लिखा हो, कैंसिल आउट ही ना किया हुआ, यहाँ पे 4 थीटा डिवाइड बाई 360 इंटू 2p लिखा हो, वो भी लिख सकते हैं। ठीक, ये लेकिन सबसे ज़्यादा मोस्ट, अगर आप बहुत ज़्यादा सॉल्व करते चले जाओगे तो लास्ट इक्वेशन जहाँ पे आके आप रुक जाओगे वो ये इक्वेशन होगी, क्लियर हो रहा है यहाँ पे। ठीक, अच्छा, अगर एम्पेयर टर्न्स की बात की जाए टोटल, तो वो कितने होंगे वो भी याद रखना, वो सिंपली तुम्हारा कितना हो जाएंगे, आई ए डिवाइड बाई ए इंटू जेड डिवाइड बाई 2, ठीक है, जेड डिवाइड बाई 2 इंटू 1 बाई पी, एम्पेयर टर्न्स टोटल पर पोल, क्लियर हो गया यहाँ पे। तो ये तुम्हारे सॉल्व होके आ जाएंगे। ठीक, तो ये 3 वैल्यू आपको याद रखनी होंगी, इस पे कई बार न्यूमेरिकल आ जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको आई होप ये समझ में आ गई होगी। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर आ जाता है इसका, ये तो हो गया मैथमेटिकली कैलकुलेट करा, पर इसका असर क्या होगा एक बार और उसको देख लेते हैं, इसी फॉर्मूले को जरा थोड़ा सा और एनालिसिस कर लेते हैं, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो इसको मैं ज़रा आपको इस तरीके से समझाता हूँ, यानी कि नोट करके इसको नोट करना। ठीक है, थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, यानी कि ये जो हमने निकाला है, कैलकुलेशन किया है, इसी को हम लोग क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। ठीक, तो देखो जरा इसकी अगर एनालिसिस करते हैं, यानी कि जो फॉर्मूला निकल के आया, तो क्रॉस मैग्नेटाइजेशन का जो फॉर्मूला है, इसको ध्यान से देखो। क्रॉस मैग्नेटाइजेशन में मेरे पास थीटा 180 डिग्री, यानी कि अगर मैंने, ये थीटा क्या है, ये थीटा है तुम्हारा ब्रश शिफ्ट का एंगल। ठीक है, ये है ब्रश शिफ्ट। ठीक है, यानी कि जितना तुमने ब्रश को शिफ्ट किया है, थीटा आपका एक्चुअल में क्या है, ब्रश शिफ्ट का एंगल है। तो अगर मान लेते हैं मैंने क्या करा, यानी कि केस ले लेता हूँ, ठीक, केस ले लेता हूँ, पहला केस जो मैं एनालिसिस करने वाला हूँ, कि अगर हमारे पास क्या है, ब्रश शिफ्ट जो है, अगर मैंने उसको क्या लिया हुआ है, 0 लिया हुआ है। अगर ब्रश शिफ्ट को तुमने 0 लिया है, ठीक, क्या है, ब्रश, ठीक है, शिफ्ट इक्वल टू 0, अगर तुमने ब्रश को शिफ्ट ही नहीं किया है, ठीक है, तो इन डेट केस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर थीटा 0 हो जाएगा तो ये फॉर्मूला जो है, इसमें अगर थीटा 0 रखोगे तो एम्पेयर टर्न्स जिससे डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट हो रहा था वो कितना आ गया, 0, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक, और एम्पेयर टर्न्स की अगर बात की जाए, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग, यहाँ पे अगर 0 रखोगे, ठीक, इसके अंदर अगर 0 रख देते हो ये चीज़, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, बहुत ध्यान से देखना,
एम्पेयर टर्न्स क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इक्वल टू आ जाएगा एम्पेयर टर्न्स टोटल। देखो यहाँ पे सीधी सी चीज़ है, यानी कि अगर मैं इसको जीरो रखूंगा तो ये चीज़ जीरो हो जाएगी, ठीक। तो ये 1 हो गया, यानी कि ये तुम्हारा कितना आ गया आई ए जेड डिवाइड बाई 2 AP, और ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है तुम्हारा आई ए जेड डिवाइड बाई 2 AP। देखो ये दोनों इक्वल हो रहे हैं, ठीक है। तो समझ में आ रहा है, यानी कि अगर यहाँ से देखो, मैंने तुम्हें कल के जो लेक्चर था उसमें बताया था कि ब्रश शिफ्ट से एम्पेयर टर्न्स जो होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे अगर ब्रश शिफ्ट जीरो है, और डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट प्लस क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे अगर तुमने ब्रश को शिफ्ट कर दिया, ठीक है। ये चीज मैंने बताई थी थ्योरेटिकली, ठीक, और फिजिकली तुम्हें डायग्राम से समझा दी थी। अब मैं यहाँ पे तुम्हें बता रहा हूँ मैथमेटिकली, यानी कि कंफर्म कर रहा हूँ, प्रूफ कर रहा हूँ इस बात को, ठीक। तो अगर आप एम्पेयर टर्न्स पर पोल निकालते हो तो सिंपली देखो, यानी कि अगर थीटा इक्वल टू जीरो है, यानी कि अगर आपने ब्रश को शिफ्ट नहीं किया है, तो एम्पेयर टर्न्स यानी कि कितने कंडक्टर्स डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे, जीरो, और कितने कंडक्टर एम्पेयर टर्न्स क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे, यानी कि सारे के सारे टोटल, ठीक। तो टोटल के जितने भी कंडक्टर थे सब के सब मिलके क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट प्रोड्यूस करने लगेंगे। ये बात क्लियर हो गई, यहाँ पे समझ में आ गया, ओके। तो यहां से ये चीज मैंने क्लियर कर दी, ठीक। नेक्स्ट, यानी कि अगर बात की जाए ब्रश को शिफ्ट कराने की, ब्रश को शिफ्ट करा देते हो अगर, तो वहां से क्या बात सीखने वाली है, बड़ी इंपॉर्टेंट। ब्रश को शिफ्ट कराने से स्पार्किंग जो होगी, स्पार्किंग वो क्या होगी, वो तो रिड्यूस हो जाएगी, स्पार्किंग कम हो जाएगी, लेकिन फील्ड फ्लक्स यानी कि फील्ड फ्लक्स रिजल्टेंट, यानी कि नेट फील्ड फ्लक्स रिजल्टेंट, ये क्या होगा, ये भी रिड्यूस हो जाएगा, नेट फील्ड फ्लक्स रिड्यूस हो जाएगा। क्यों, ये बात मैंने तुम्हें पुराने लेक्चर में ही बताई थी, यहाँ पे दोबारा से बता दे रहा हूँ एक बार, कि भाई हमारा जो फील्ड फ्लक्स था, जो फील्ड, ठीक है, फाइव फील्ड, ठीक है, रिजल्टेंट रिजल्टेंट वो जो होगा, वो अगर इस डायरेक्शन में है, ठीक, तो उसके ऊपर क्या होगा, डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट क्रिएट होने लगा, डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, ठीक। किसकी वजह से, दो फैक्टर से होगा, एक होगा सैचुरेट होने से, सैचुरेशन से, जो तो हो ही रहा था पहले भी, यानी कि अगर ब्रश शिफ्ट जीरो होगी तब भी ये होगा तुम्हारा, ठीक। अगर ब्रश शिफ्ट जीरो है तब भी, लेकिन अगर ब्रश शिफ्ट है तो वहां पे क्या होगा, सैचुरेशन के साथ साथ दूसरा इफेक्ट कौन सा आ जाएगा, डीमैग्नेटाइजिंग एम्पेयर टर्न्स, यानी कि ATD, इसकी बात कर रहा हूं, ये भी आ जाएंगे पिक्चर में। तो क्योंकि ये दोनों मिलके अब डीमैग्नेटाइज करेंगे, इसीलिए नेट फील्ड फ्लक्स क्या होगा, काफी ज्यादा रिड्यूस हो जाएगा। और कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे अगर बात की जाए, इसी में आगे फर्दर कॉन्सिक्वेंसेस की बात कर लूं मैं, तो उसको भी समझ लेते हैं। तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, तो अगर जनरेटर की बात की जाए, जनरेटर पे क्या फर्क पड़ेगा, तो जनरेटर केस में EG जो है, यानी कि जनरेटेड वोल्टेज, वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, EG इक्वल टू NP∅Z, ठीक है। तो NP∅Z, ये फाई क्या होता है, ये होता है फील्ड फ्लक्स होता है। जब डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट बढ़ जाएगा एक हद से ज्यादा, तो ऑब्वियस सी चीज है, नेट जनरेटेड वोल्टेज कम हो जाएगा। अच्छा, मोटर पे क्या असर पड़ेगा, मोटर, तो मोटर में हम बात करेंगे स्पीड की अगर बात कर लो तो बैक EMF होता है, ठीक है। स्पीड की अगर हम लोग बात करते हैं, फॉर्मूला याद होगा, तो वो पूरे सिस्टम का, तो वो क्या होती है, डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल निकल के आती है फ्लक्स के, ठीक, फील्ड फ्लक्स के निकल के आती है। तो ऐसे केस में अगर फील्ड फ्लक्स को तुम डाउन करोगे एक वैल्यू से ज्यादा, तो ऐसे में स्पीड जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि मोटर में कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे, मोटर की जो स्पीड होगी वो इंक्रीज होगी, और जनरेटर में जो जनरेटेड वोल्टेज है वो रिड्यूस हो जाएगा। ये होंगे कॉन्सिक्वेंसेज अगर आप ब्रश को शिफ्ट कर देते हो, ठीक, यानी कि अगर ब्रश एक्सिस को तुम शिफ्ट करते हो MN के अक्रॉस, तो वहां पे फ्लक्स के वीक होने से स्पीड बढ़ जाएगी मोटर में, और जनरेटर अगर चला रहे होगे तो वहां पे क्या होगा, जो जनरेटेड वोल्टेज है वो डाउन हो जाएगा, ठीक। तो ये कॉन्सिक्वेंसेस थे, ठीक। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, इसमें मैंने बड़ा डिटेल आपको बताया है, यानी कि जो पुराना लेक्चर था जिसमें मैंने बताया था ब्रश शिफ्ट पार्ट 1 था, कि ब्रश शिफ्ट होने से कैसे हमने कम्युनिकेशन को इंप्रूव करा, लेकिन उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वो मैंने इस लेक्चर में आपको बहुत डिटेल में बताए हैं। मैंने यहाँ पे तुम्हें मैग्नेटाइजिंग और डीमैग्नेटाइजिंग एम्पेयर टर्न्स निकालना सिखाया, प्लस ये प्रूफ करा कि इनसे भी आप बता सकते हो कि अगर ब्रश शिफ्ट तुम कर रहे हो तो उसके आर्मेचर रिएक्शन पे क्या प्रभाव पड़ेंगे, और अगर ब्रश शिफ्ट नहीं कर रहा, थीटा इक्वल टू 0 है, तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, ठीक। ये लेक्चर आपको समझ में आएगा, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, ठीक। आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।